बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका होस्ट फ़ारूक अहमद आज फिर एक प्रोग्राम के साथ प्रीमियम लॉ विद शाजिया अंजम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन के जो लॉ हैं, रेगुलेशन, चेंज इन रेगुलेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, और ये जो चेंजेस हैं उसके ऊपर डिस्कशन होगी, और साथ साथ इमिग्रेशन के जो दूसरे मसाइल पे उनके ऊपर भी बात होगी। और आखिर में प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे जो मैट्रिमोनियल लॉ है, जहां तलाक के मामलात, बच्चों के मामलात, उस पर भी डिस्कस की जाएगी। जैसा कि आप सब इस बात से आगाह हैं, हमारे इस प्रोग्राम में एक जानी पहचानी शख्सियत बैरिस्टर शाजिया अंजम को हमने मदऊ किया। आज वो हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, और ये अपने जो प्रीमियम लॉ हैं उसकी प्रिंसिपल भी हैं, बैरिस्टर हैं और सॉलिसिटर भी हैं। बैरिस्टर एंड सॉलिसिटर मींस कि ये दोनों काम जो हैं बखूबी सर अंजाम देने की सलाहियत रखती हैं। इसलिए मैं अपने नाजरीन से गुजारिश करूँगा कि इस दौरान कॉल्स भी ली जाएंगी। आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार भी रहता है, और ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे आप ही के लिए पेश किया जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मिस शाजिया अंजम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत मशकूर है कि आपने हमें फिर आज मौका दिया, इस प्रोग्राम में आप हाज़िर हुई। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि यूरोपियन रेगुलेशन के बारे में जो चेंजेस हैं उस पर आप अपने ख्यालात का इज़हार करें और अपने नाज़रीन तक अपनी मालूमात पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके खिदमत में हम हाज़िर हैं। आपके जो भी इमिग्रेशन की या यूरोपियन लॉ के हवाले से इंक्वायरीज़ हैं, या आपके एप्लीकेशन में कोई मसला है, या फिर आपके कोई भी अपील में मसाइल हैं, जो कि आजकल बहुत सारी क्वेरीज़ जो हैं वो अपील से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि अपील एक इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और हर एक के बस का काम नहीं होता। उसमें एक आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होती है, आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, और जिसके बैकग्राउंड पे लीगल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम आपको आज के प्रोग्राम में, आप फील फ्री, आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपकी अपील्स पेंडिंग है, अगर आप ह्यूमन राइट्स पे हैं, अगर आपके असाइलम के जो इश्यूज़ हैं, जिस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनके असाइलम को नास सपोर्ट कट कर दी जाती है, जबकि वो एलिजिबल भी होते हैं, फिर भी उनकी नास सपोर्ट कट कर दी जाती है, जिसमें उनको फिनेंशियल सपोर्ट नहीं किया जाता। उनके यहाँ पर बच्चों के मसाइल हैं, उनके स्कूल्स के मसाइल हैं। तो कोई भी आपकी क्वेरीज हो, चाहे वो इमिग्रेशन लॉ से मुतल्लक है, असाइलम लॉ से मुतल्लक है, या यूरोपियन लॉ से मुतल्लक है, आप हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे और अपने सवालात खुलकर पूछेंगे, ताकि हम आपको आपके सवालात का जवाब आइन और कानून की रोशनी में दे सकें। दूसरी बात यहाँ पर फ़ारूक साहब मैं ये करना चाहूँगी कि जिस तरह से आजकल बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, इस तरह की तब्दीलियाँ कवानीन में इतनी तेज़ी से, अब से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कवानीन जो है वो हर लम्हा बदलते जाएं, रूल्स रेगुलेशंस बदलते जाएं, और जिससे इमिग्रेंट्स आए दिन अफेक्ट होते हों। पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि इमिग्रेंट्स बहुत तादाद में अफेक्ट हो रहे हैं, और आने वाले साल में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से, जिसमें बहुत सारे लोग मुतासर भी होंगे, उनकी एप्लीकेशन मुतासर होगी, उनकी अपील्स मुतासर होगी, और उनको अपील की बहुत बड़ी फ़ी भी अदा करनी पड़ेगी। तो हमारे जितने भी नाज़रीन हमारे साथ हैं, आज के प्रोग्राम की वसातत से हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपकी जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको बखूबी समझते हुए आपके सवालात का जवाब दें, और आप बिल्कुल टू द पॉइंट बात करें, अपने जो वॉल्यूम है वो अप रखें, और शॉर्ट अगर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे जो हमारे नाज़रीन क्यों में लगे होते हैं, उनको इस चीज़ का मौका मिल जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से अपना सवाल पूछ सकें। जी, तो ये जो बात चल रही है कि जो बरतानिया है ये यूरोपीय यूनियन से अपने आप को अलहदा जो इनका करने का प्रोग्राम है, आर्टिकल 50 इन्वोक जब किया जाएगा, जी तो बिल्कुल, उसके बाद जो मसाइल पैदा होंगे उन पे आप क्या उसके बाद जो मसाइल पैदा होंगे वो ना सिर्फ ये कि यूरोपियन नेशनल के लिए इस मुल्क में होंगे, बल्कि आज की बहुत बड़ी खबर ये भी है कि जो ब्रिटिश सिटीज़न है वो भी उससे बहुत मुतासर हो सकते हैं। अगर ब्रिटिश कवानीन
यूरोपियन जो नेशनल है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, तो यूरोपियन लॉ जो है वो भी ब्रिटिश सिटीज़न को अफेक्ट कर सकते हैं, उनके स्पाउस को अफेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे नाज़रीन बहुत बखूबी समझते हैं कि जो सरिंदर सिंह का जो रूट था जिसकी बेसिस पे हमारे ब्रिटिश नेशनल जो हैं वो आयरलैंड में जाते थे या यूरोप के किसी भी कंट्री में जाते थे, वहाँ पर जाकर वो अपने स्पाउस के लिए अप्लाई करते थे ताकि उनको जो यूरोपियन रेगुलेशंस के अंडर उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाए। तो अब उसमें भी बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, उसमें भी बहुत सारी एक कॉम्प्लिकेशंस और उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होंगी जो कि समझना फ़िलहाल तो समझने से भी बाहर है, समझने से भी कासर है, लेकिन उसमें जो रियली जेन्युइन टेस्ट होगा उन एप्लीकेंट्स को वीज़ा ग्रांट होंगे। लेकिन जो सिर्फ इस मकसद से वहाँ पे जाएंगे कि हम अपने स्पाउस को वहाँ पे बुला सकें, उसकी बेसिस पे बहुत सारे रिफ्यूज़ल आने वाले जो फ्यूचर है उसमें बहुत सारे रिफ्यूज़ल सामने आएंगे। और एक ये भी खबर सुनी है कि जिस तरह से अभी ब्रिटिश नेशनल है उनको फ्री मूवमेंट है, वो जब जाते हैं यूरोप में वहाँ पर जाकर काम करते हैं, लेबर मार्केट उनके सामने ओपन है, इसके अलावा वो अपना फ्री मूवमेंट है, वीज़े के बगैर जा सकते हैं। तो इन फ्यूचर ये हो सकता है कि यहाँ पर जो ब्रिटिश नेशनल है उनको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, विज़िट के लिए भी वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, और उनको वहाँ पर ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उनको ट्रीट किया जाता है। वर्क परमिट बाकायदा इशू होंगे, अगर ये ब्रेग्जिट होता है तो बाकायदा वर्क परमिट इशू होंगे, और स्टूडेंट जो यहाँ पर पढ़ने के लिए जाएंगे यूरोप में, इवन वो ब्रिटिश नेशनल भी होंगे, लेकिन उनको ये राइट नहीं होगा कि वो फुल टाइम काम कर सकें, उनको 15 आवर्स तक का काम अलाउड होगा। मतलब बहुत सारी तब्दीलियाँ आने वाली हैं जिसमें वर्क परमिट इशू होंगे यूरोप में, उस तरह से आप स्टूडेंट वीज़ाज़ की कंडीशंस बढ़ेंगी, स्पाउस वीज़ाज़ की कंडीशंस बढ़ेंगी, और उसके लिए ब्रिटिश नेशनल के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो यूरोप में जाके अपनी जगह बना सके अगर ब्रेग्जिट जो है वो इन प्लेस होता है। अगर नहीं होता तो फिर तो जाहिर है कि जो टर्म्स कंडीशन दोनों तरफ से अफेक्ट करेंगी वही होगी। तो इसलिए जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं, जो यूरोपियन नेशनल यहाँ पर इस वक्त इस मुल्क में हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी फरवरी 2017 से पहले अपने फैमिली के, अपने स्पाउस के, अपने बच्चों के यहाँ पर फैमिली परमिट अगर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें। और अगर उनको कोई इस तरह के मसाइल हैं कि वो समझते हैं कि बस हम यहाँ पर बैठे हैं तो बैठे हैं, ऐसा नहीं होगा। उनको चाहिए कि अपनी प्रॉपर एप्लीकेशन फॉरवर्ड करें, अपने आप को रजिस्टर कराएं, अपने बच्चों को रजिस्टर करवाएं, अपनी फैमिलीज़ के परमिट जो है वो अप्लाई करें, अदरवाइज़ फरवरी 2017 से ऑनवर्ड इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज़रा हमारे नाज़रीन को आप ये भी समझाएं कि जिन लोगों के मुकदमात अभी अदालतों के अंदर दाखिल हैं, जिनकी एप्लीकेशंस जा चुकी हैं, अगर यूरोपियन यूनियन से बरतानिया अलहदा हो जाता है या जब से ये आर्टिकल 50 इन्वोक किया जाता है, तो क्या इन एप्लीकेंट के ऊपर भी कोई असर पड़ेगा या इनके मुकदमात इन पुराने रूल्स के मुताबिक ही सुने जाएंगे? बिल्कुल, राइट ऑफ अपील पे बहुत सारे असरात होंगे। राइट ऑफ अपील हमारे नाज़रीन जानते हैं, जिनकी यूरोपियन एप्लीकेशंस अगर रिफ्यूज़ हो जाती हैं इन फ्यूचर, हो सकता है वो इनको डिपोर्ट कर दें, रिमूव कर दें, और उनको बोलें कि आप अपने मुल्क में जाके आउटसाइड कंट्री अपील करें। हो सकता है उनको इन कंट्री अपील का राइट ना दिया जाए, और आउटसाइड कंट्री अपील करने के लिए भी 800 पाउंड फ़ीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप अपील पे जा सकते हैं। और अगर एक एप्लीकेंट्स का केस जो है वो यहाँ अदालत के सामने मौजूद है आज के हालात के पेश नज़र, तो क्या इन मुकदमात के जो फैसले हैं इन्हीं पुराने रूल्स की रोशनी में किए जाएंगे या इनके ऊपर नए कानून का अतलाक होगा? देखें, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाय लॉ तो जो अपील्स पेंडिंग है उनको जिस दिन से अपील लॉन्च होती है उस दिन के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब कोर्ट्स में केसेस जाते हैं तो उसमें जो ऑनगोइंग सिचुएशन होती है उस हिसाब से उन केसेस को देखा जाता है। हो सकता है केसेस बहुत सारे प्रॉन्ग हो जाए, हो सकता है 18 मंथ्स तक किसी केस की हेयरिंग डेट ही ना आए, हो सकता है कि छोटी सी टेक्निकलिटी की बेस पे अगर अपील रिफ्यूज़ कर दी जाती है और दोबारा जब फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे तो उन पे नए रूल्स का इतलाक होगा। वन वे और दी अदर वे जो एप्लीकेंट है वो सफ़र करेंगे। आई थिंक कॉलर है आपके साथ, मैं व्यूअर की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि हमारे जो भी बहन भाई अगर आप कॉल करके अपना कोई सवाल पूछना चाहें। मेरा ख्याल है कॉलर कुछ हमारे लाइन के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। कॉलर अगर क्यू में है, ठीक है, अभी कॉलर मेरा ख्याल है होल्ड पे है।
और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि असाइलम का एक ऐसा मसला है कि जो बहुत एक वल्नरेबल लोग होते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ लॉ है। लेकिन असाइलम के एप्लीकेशंस में भी ऐसे केस लॉ देखने में आ रहे हैं जिसमें कि उनको हो सकता है ऐसी बेसिस पे भी कोई ना किसी पॉइंट पे फैमिली लॉ की जो कोर्ट इन्वॉल्व होती है उनके डिसीजन की बेसिस पे उनको भी हो सकता है डिपोर्ट किया जा सके। और होम ऑफिस फिर ये कह सकते हैं कि हमने तो फैमिली कोर्ट के रूल्स को जो फॉलो किया है उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई भी सर्टेनिटी की ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिसमें आप कह सकें कि बहुत आसानी से आपका केस हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कौन मेरे बहन या भाई कॉल पे है? मैं आपके टॉपिक से तो जरा मेरा सवाल हटके है। जी आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी सुन रहे हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हेलो जी जी आप जरा बोलें, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, वो जरा आपके टॉपिक से मेरा सवाल जरा हटके है अबाउट इमिग्रेशन के। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई बच्चे अगर पाकिस्तान ले जाए मां से छीन कर, तो आपके पास क्या इसका हल है? बिल्कुल हल क्यों नहीं मदद करती? बैरिस्टर शाजिया आपको हल बताएंगी। जी अगर आप ये पूछना चाह रही हैं कि जो वहाँ पाकिस्तान से बच्चे छीन के इस मुल्क में ले आते हैं या इस मुल्क से छीन के पाकिस्तान ले आते हैं, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि दो मियाँ बीवी हैं जिनमें सेपरेशन हुई है, तो जो बाप है वो बच्चे छीन के ले गया पाकिस्तान और वो बीवी को बच्चे, माँ को बच्चे नहीं देता। तो इस सिलसिले में आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट क्यों नहीं मदद करती? क्योंकि मैंने बहुत इंक्वायरी की, होम ऑफिस हर तरीके से मैंने आप ये बताएं कि जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि जी हम कुछ नहीं कर सकते। आप ये बताएं कि उन्होंने 10 साल वो दुबई रहे हैं। जी आप ये बताएं कि बच्चे ब्रिटिश नेशनल हैं? जी बिल्कुल, बेटा जो है वो पैदा ही इधर हुआ है, बेटी जो है दुबई पैदा हुई थी, ब्रिटिश, माँ बाप दोनों ब्रिटिश हैं। जी उसमें ऐसा है कि एक तो आप हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो आप कंट्रोल रूम से ले सकते हैं या फिर आप वेबसाइट के जरिए से हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपका जो जिस तरह का आपने मसला बताया है इसका ज़रूर हल मौजूद है और इसको आप इंटरनेशनल अबडक्शन में भी आता है, चिल्ड्रन अबडक्शन है, इसमें फैमिली कोर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, इसमें डोमेस्टिक कोर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं और इसमें इंटरनेशनल कोर्ट्स भी इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन इस स्टेज पे जबकि आपके माँ की परमिशन के बगैर बच्चों को आउटसाइड कंट्री लेकर जाया गया है, उसमें दो तरीके हैं। या तो आप इंजंक्शन कोर्ट से लेकर उनसे आप बच्चों को वापस बुला सकती हैं या फिर आपके जिस कंट्री में वो लेकर गए हैं उस कंट्री की मशीनरी को थोड़ा हरकत में लाना पड़ता है, उसकी बेसिस पे फिर आप उस केस को आगे लेकर जा सकते हैं। इसमें फैमिली कोर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं और उसकी बेसिस पे ज़रूर आप हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। इस सिलसिले में आप कंट्रोल रूम से हमारा नंबर ले लें। आपकी बात से जी मुझे तसल्ली हुई आपकी बात से, मैं इंशाल्लाह आपको कांटेक्ट करूंगी। जी बिल्कुल, आप कंट्रोल रूम से भी नंबर ले सकते हैं, वेबसाइट से भी हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूं आपने मेरी बहन के लिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए जैसे बैरिस्टर शाजिया बीबी ने बताया, यहाँ आपको केस परसू करना पड़ेगा, यहाँ की अदालत से आपको पहले एक इंजंक्शन लेना पड़ेगा, एक स्टे ऑर्डर लेना पड़ेगा, एक हुक्म अदलिया का लेना पड़ेगा, फिर इस अदालत के इस फैसले को आपको पाकिस्तान ले जाके इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। यही है ना? दूसरा तरीका ये भी है कि डिपेंड करता है क्या सर्कमस्टांसिस है और क्या क्या उसमें बैकग्राउंड इन्वॉल्व है, उसकी जो जिस कंट्री में बच्चे हैं वहाँ का कोर्ट सिस्टम भी यूज किया जा सकता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप मेरी बहन हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ले लें, हम प्रॉपर प्रोसेस करेंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद आपको स्पेसिफिकली एडवाइस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम में जो हम आपको एडवाइस कर रहे हैं वो एक जेनेरिक एडवाइस है, बाकी आपके सर्कमस्टांसिस जब सुनेंगे, बैकग्राउंड का आपसे इंटरव्यू करेंगे तो फिर पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी नाज़रीन, अभी एक छोटी सी मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं प्रीमियम लॉ विद शाजिया अंजम के साथ।
आज हमारे साथ जो गेस्ट है एक जानी पहचानी शख्सियत है, कानून के दायरे में एक जानी पहचानी शख्सियत है। शाजिया अंजुम बैरिस्टर हैं बाय प्रोफेशन और प्रीमियम लॉ सॉलिसिटर की प्रिंसिपल्स भी हैं। हमारे पहले सेगमेंट के अंदर एक इंक्वायरी हमें आई थी फैमिली लॉ के बारे में, तो फैमिली लॉ के ऊपर हम आज इस दूसरे सेगमेंट के अंदर डिस्कशन करेंगे। फैमिली लॉ के क्या अफेक्ट हैं यहाँ हमारे जो नाजरीन हैं उनकी जो ज़िंदगी हैं उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ते हैं और इस सिलसिले में कानून क्या कहता है। जी शाजिया बीबी, तो आप क्या फरमाएंगी? यहाँ पर बहुत सारे जो कपल्स हैं वो सेपरेटेड हैं या डिवोर्स के उनके मसाइल चल रहे होते हैं, लेकिन उनकी मद में बच्चे कहाँ पर पिसते हैं उनका किसी को कोई फिक्र नहीं होता। ये जब पता चलता है जब दोनों में से किसी एक को ये एहसास होता है कि एक कपल जो है वह या तो बच्चे को अबडक्शन करके आउटसाइड कंट्री ले गया है, या फिर ये है कि उसको मिलने नहीं दिया जा रहा, कॉन्टैक्ट ऑर्डर नहीं है, रेजिडेंस ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर आकर उनको बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है और कोर्ट के जो चक्कर है यहाँ के और कोर्ट की जो हेयरिंग्स है और जो बैरिस्टर कॉस्ट और सोलिसिटर कॉस्ट है, इन सब चीज़ों को अगर मिलाएं तो एक उनको अपने ही बच्चे से मिलना बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लेकिन इस सिलसिले में हम यही कहेंगे कि आपको कोई भी अगर इस तरह का बच्चों का मसाइल का सामना है, आपको कॉन्टैक्ट ऑर्डर का मसला है, रेजिडेंस ऑर्डर का मसला है, या जिस तरह से हमारी बहन ने पहले बात की कि आपको चाइल्ड अबडक्शन का सामना करना पड़ा है, तो आप अगर हमसे एडवाइस चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें फ्री कॉल कर सकते हैं और उस सिलसिले में हम आपकी जो हेल्प हो सकी हम आपकी हेल्प करेंगे। जी, तो एक कॉलर है हमारे साथ, कौन हमारे बहन या भाई कॉलर है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी मोहम्मद इकबाल है। जी आपका सवाल ये है। जी फरमाएं, ज़रा ऊंचा बोले ताकि आपकी आवाज़ क्लियर आ सके। जी मैं कह रहा हूँ कि मेरा सवाल ये है कि मुझे यूके में रहते हुए 10 साल होने वाले हैं, सिर्फ 15 दिन रह गए हैं जी। तो मैं लॉन्ग रेजिडेंस पे अपनी एप्लीकेशन डालना चाहता हूँ जी। मेरी यूके में प्रॉपर्टी भी है लंदन में जी। और मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ रहता हूँ, तो क्या अगर मेरे वो एप्लीकेशन रिफ्यूज करते हैं तो मुझे इन कंट्री राइट ऑफ अपील मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशन आप डालते हैं उसमें आपको मेन जो 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप दरमियान में कहीं ओवरस्टेयर तो नहीं रहे, या आपकी जो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन या कोई आपका कुछ ऐसा गुड कैरेक्टर के प्रॉब्लम ना हो। तो ये जब आप मेन चीज़ें देख लेते हैं उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करने जाते हैं आपको लाइफ इन द यूके भी उसमें कंप्लीट करना पड़ता है। तो आप 28 डेज़ बिफोर अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं लॉन्ग रेजिडेंस की बेसिस पे। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि आपको राइट ऑफ अपील मिलेगा या नहीं मिलेगा, ह्यूमन राइट्स बेसिस पे फ़िलहाल तो आपको राइट ऑफ अपील मिल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर जो है वो ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे अपील राइट हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो अगर आप अपना लॉन्ग रेजिडेंस का एप्लीकेशन डालते हैं वो रिफ्यूज़ हो जाता है तो अभी आपको राइट ऑफ अपील मिल सकता है। जी, हम कॉलर आने से पहले जो डिस्कशन चल रही थी वो थी फैमिली लॉ के ऊपर, चाइल्ड अबडक्शन के ऊपर आप कुछ फरमा रही थी। अगर किसी जी एक माजरत के साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे बहन या भाई कॉलर है? जी मेरा नाम सनी है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं लेस्टर से बोल रहा हूँ। मुझे क्या सवाल क्या है आपका? वीजा के बारे में पूछना है। मेरे पास मैं और जो मेरी पार्टनर है हम लोग ऐसे पिछले 3 साल से इकट्ठे रह रहे हैं जी। तो ऐसे मेरी जो मदर इन लॉ है उसको वो डिमेंशिया है। मेरे पास जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है पेपर वर्क वो सब कुछ ऐसे मेरे पास मौजूद है, लेकिन जो मेरी पार्टनर है उसकी इनकम है तकरीबन 1300 पाउंड पर मंथ। उसकी तो जो मेरी मदर इन लॉ है उसको प्रॉब्लम है और वो एडवांस डिमेंशिया कुछ ऐसा। तो मैं अनमैरिड पार्टनर के बेस पे इधर कर सकता हूँ? आपका अपना स्टेटस क्या है, आप जरा थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे? जी मैं ओवरस्टे हूँ इधर और 2 बार में, एक बार मैं डिटेंशन सेंटर में भी रह के आया हूँ और पहले भी मैं मार्च 2010 में भी पकड़ा गया था और 13 में भी पकड़ा गया था। लेकिन उधर भी मैंने दोनों टाइम मेरी पार्टनर का उन लोगों को बताया हुआ ऑलरेडी कि भाई मैं रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन अभी हम रेडी नहीं है। राइट।
अच्छा, तो अभी आपका क्वेश्चन पार्टनर हमारे के पास बेस आ पे गया है जी, क्वेश्चन हमारे पास आ गया। उसका जवाब ये है कि आप चूंकि 3 सालों से इकट्ठे रह रहे हैं, जब आप 2 साल से ज्यादा अरसे के लिए अपने किसी पार्टनर के साथ इकट्ठे रह रहे होते हैं, उसकी बेसिस पे आप ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे केस जरूर डाल सकते हैं। आप अनमैरिड, अगर आपका इस्लामिक निकाह हुआ है, फिर भी आपका एप्लीकेशन अनमैरिड कपल के तौर पे कंसीडर किया जाएगा और होम ऑफिस वाले उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। आपको हो सकता है कि उस चीज़ का लीव टू रिमेन भी मिल जाए, अगर प्रॉपर तरीके से आप अपना एप्लीकेशन तैयार करके, अपना केस तैयार करके होम ऑफिस को भेजते हैं, तो आप चूंकि 3 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, उसकी बेसिस पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है कॉलर हमारे साथ? जी आपका नाम और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। नहीं मेरा ख्याल कॉलर है जी भाई, आप दोबारा कॉल कर लें अगर किसी वजह दोबारा से आप कॉल करें, दोबारा कॉल कर लें, कोई मसला हो गया तो फिर दोबारा कॉल करें। जी नेक्स्ट कॉलर कौन हमारे बहन या भाई कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन साहब? जी मैं जावेद बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी फरमाएं, क्या आपका क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है कि मेरे बच्चे यहाँ ब्रिटिश हैं, 2004 में आए थे और लेगेसी में उनको मिल गया था और मैं आता जाता था विजिट पे। जी 2009 से 13 तक तो आया नहीं, मैं पाकिस्तान में था। और आपकी जो वाइफ है, आपकी वाइफ का क्या स्टेटस है? आपकी वाइफ यहाँ पर है या आपकी वाइफ? जी मेरे वाइफ ब्रिटिश हैं, यहाँ पर है। मेरे एक बच्चा यहाँ हुआ था 2005 में, सारे ब्रिटिश हैं। मेरा विजिट वीजा भी खत्म हो रहा है इस वीक में, तो उसके लिए कोई राय दे सकते हैं आप कि मैं उनके साथ रह सकूं? जी मेहरबानी सुने। जी बहुत शुक्रिया आपकी क्वेरीज का। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा आप विजिट पे यहाँ पर आते रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो उसमें कभी अगर आप पहले ओवर स्टेयर नहीं हुए, आप टाइम पे वापस जाते रहे हैं, तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि जब आप अपने मुल्क में वापस जाएं, आप वहाँ से एप्लीकेशन करें। चूँकि आपके बच्चे ब्रिटिश हैं, आपकी वाइफ ब्रिटिश है यहाँ पर, उसकी बेसिस पे आपको लीव टू रिमेन यहाँ पर या सेटलमेंट का वीज़ा यहाँ पर मिल जाना चाहिए। अगर आपकी वाइफ 18,600 पाउंड की इनकम थ्रेशोल्ड पूरा नहीं भी कर सकती, फिर भी चूंकि आपके बच्चे ब्रिटिश हैं, आप फैमिली कोर्ट में जाएं, वहां पर आप चाइल्ड कॉन्टैक्ट ऑर्डर अप्लाई करें। जब आपको बच्चों का कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, उसकी बेसिस पे होम ऑफिस वाले आपको जरूर लीव टू रिमेन देंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ से किसी वजह से वापस नहीं जा सकते, आपको वो कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस दिखाने होंगे जिसकी वजह से आप वापस नहीं जा सकते, तो फिर आप विद इन दिस कंट्री भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन प्रोसेस उसका वही होगा कि आप बच्चों की बेसिस पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको लीव टू रिमेन इस कंट्री में मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आप कॉल का। आपको हमारा आंसर मिल गया? जी आंसर मिल गया। एक लफ्ज मैं भूल गया आपको कहना, क्योंकि मैंने वहाँ डिक्लेयर नहीं किया कि मेरे बच्चे यहाँ पर हैं वीजा जब लिया था। राइट, उसकी क्या वजह? फिर इस देखें, अगर आपने ये 2 चीजें हैं, एक तो ये कि अब आपने अगर डिटेल से डिस्कस करना है तो आप जरूर हमारा कंट्रोल रूम से नंबर ले लें, हम बाद में आपको बता देंगे। लेकिन इस वक्त अगर आपका ये एक जेनेरिक क्वेश्चन है तो उसमें हम आपको ये बताते चले जाएं कि आपने उस वक्त कोई अगर ऐसी रीज़न थी जिसकी वजह से आप डिक्लेयर नहीं कर सके, कोई प्रॉब्लम थी, कोई आपको जिस तरह से आपकी फैमिली को भी पहले असाइलम मिला है, अगर इस तरह का आपको भी कोई मसला था तो हो सकता है वो इस चीज़ को इग्नोर कर दें और आपकी एप्लीकेशन फिर भी सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन वो आपके सर्कमस्टांसेस देखेंगे, आपने किस वजह से उनको झूठ बोला है, आपकी इंटेंशन क्या थी, ये सारी चीज़ें काउंट होगी। आप हमें गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट से भी नंबर ले सकते हैं या कंट्रोल रूम से नंबर ले लें। डिटेल से आप हमारे से डिस्कस कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी सेटिस्फाई किया थोड़ा मुझे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी शाजिया बीबी, फारूक साहब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी आजकल जो इमिग्रेशन के मसाइल हैं और जो फैमिली लॉ के मसाइल हैं, दोनों का एक दूसरे का बहुत साथ है। एक जो जैसे इन्होंने हमारे भाई ने बात की कि बच्चों का मसला है, इसी तरह से बहुत सारे लोगों का कॉन्टैक्ट ऑर्डर का मसला होता है और उस बेसिस पे उनको वीजे मिलते भी हैं, उस बेसिस पे उनको सेटलमेंट भी मिलती है, क्योंकि जो उनकी फैमिली लाइफ है, जो उनके बच्चे हैं, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में यही है कि पेरेंट्स उनके साथ रहे। जब पेरेंट्स अपने बच्चों की बेसिस पे एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें फिर फैमिली कोर्ट भी इन्वॉल्व होती है,
उसमें फिर होम ऑफिस भी इन्वॉल्व होता है। तो ये एक बहुत टेक्निकल मूव्स होते हैं जिसकी बेसिस पे बहुत केयरफुल तरीके से उनका एप्लीकेशन प्रिपेयर किया जाता है और उस बेसिस पे उनको डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन लेकर दिया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब हमारे साथ हैं, कौन कॉलर हमारे? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं बात करना चाहती हूँ कि हम इधर ब्रिटिश नेशनल हैं, तो कोई अगर पाकिस्तान से बच्चा अडॉप्ट करना तो उसका क्या प्रोसीजर है? क्योंकि हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है, तो हम चाहते हैं कोई पाकिस्तान से अपने भाई या बहन का बच्चा जो वो अडॉप्ट करके ले आए। जी बिल्कुल, आप बच्चे अगर किसी बच्चे को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं और आपकी जेन्युइन रीज़न है कि आप बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर उसका ब्रॉट अप करना चाहते हैं, उस बेसिस पे भी अडॉप्शन का प्रोसेस होता है। जिस तरह से फारूक साहब ने भी पहले बात की, मैंने भी बात की कि एक इसमें फैमिली कोर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। पाकिस्तान की फैमिली कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ पर उनके पेरेंट्स के बयानात होंगे और उसके बाद जब उस बेसिस पे बच्चों की एंट्री क्लियरेंस करवा के इस मुल्क में लेकर आते हैं तो यहाँ की कोर्ट से भी फिर बाद में एक प्रोसेस फैमिली कोर्ट में प्रोसेस शुरू करते हैं और फिर उसकी बेसिस पे आप उनके लीगल गार्डियन बन जाते हैं, बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज कि जिसमें आप बच्चों को लीगल तरीके से अडॉप्शन में ले सकते हैं, उनके गार्डियन बन सकते हैं। आप अगर चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से हमें फाइंड आउट कर लीजिएगा, आप कांटेक्ट कीजिएगा, हम डिटेल से आपको सारा प्रोसेस बता देंगे। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारे बहन या भाई कॉलर है? हेलो, हाँ जी, मैंने अभी फोन किया था, तो मेरे को खाली ये पूछना था, वो एक तो मेरी जो पार्टनर है वो अकेले चाइल्ड है उसकी मम्मी के पास, और क्या हमारे को 18,600 दिखाना पड़ेगा वो अनमैरिड के लिए? मैंने अभी 3-5 मिनट पहले फोन किया था आपको। देखे तो बस मेरे को मेरा यही कंफर्म। जी मेरा ख्याल है कि पहले आपको मैं ये बात बता चुकी हूँ कि अगर आपकी 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं भी होती किसी वजह से, तो उस वजह से आप अपना अनमैरिड पार्टनर की बेसिस पे केस डाल सकते हैं। जो भी आपके सर्कमस्टांसिस है, ज़ाहिर है आप एक एप्लीकेशन के लिए अपने सर्कमस्टांसिस तो चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपके सर्कमस्टांसिस हैं, जिस वजह से भी आप उनके साथ 3 सालों से जब इकट्ठे रह रहे हैं, तो आप एक्सप्लेन करें, प्रॉपर तरीके से अपना केस डालें। और जहाँ तक आप बार बार अपनी मदर इन लॉ की बात कर रहे हैं, तो उनकी कोई ऐसी लीगल बेसिस नहीं है कि जिसकी बेसिस पे आपको लीव टू रिमेन दिया जाए। तो इसलिए आपकी जो बेसिस है वो आपकी फैमिली लाइफ जो बनती है वो फैमिली आपके पार्टनर के साथ बनती है और आप अपनी पार्टनर की बेसिस पे अपनी एप्लीकेशन पुट फॉरवर्ड करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन हमारा बहन या भाई कॉलर कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी क्या आपका क्या मेरा सवाल ये है कि अभी जो 1 दिसंबर से जो खत्म हो रहा है, राइट ऑफ अपील खत्म हो रही है, अब इसके बाद जो बंदा जुडिशियल रिव्यू में जाएगा उसको भी डिपोर्ट करेंगे ये लोग? और क्या न्यू एप्लीकेशन 7 ईयर बीआफ डालेंगे, उसमें ह्यूमन राइट्स भी खत्म हो रहा है, तो वो किस तरह से डाल सकते हैं? प्लीज मुझे बताइए आप। जी ये आपका सवाल जो है बहुत रेलिवेंट है और इसकी वजह वसातत से बहुत सारे लोगों को आंसर मिल जाएगा। ह्यूमन राइट की जो एप्लीकेशन है, बेशक वो बच्चों की बेसिस पे आप 7 ईयर रूल की बेसिस पे डालते हैं, जब ह्यूमन राइट्स का राइट ऑफ अपील इन फ्यूचर ख़त्म किया जाएगा तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं है तो आपको राइट ऑफ अपील ना मिले। अगर आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिलता तो हो सकता है आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए और ये कहा जाए कि आप आउटसाइड कंट्री जाके वहाँ से अपील करें और जब सक्सेसफुल होगी तो फिर आप इस मुल्क में आएँ। जहाँ तक आपने बात की है जुडिशल रिव्यू के बारे में, अगर आपका जुडिशल रिव्यू पेंडिंग हो, आपने जुडिशल रिव्यू आपका चल रहा हो, ऐसी सूरत हाल में भी आपको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन उसकी उसका एक हल ये है कि जब आप अपना जुडिशल रिव्यू डालें उसके साथ ही आप एक अपनी इंजंक्शन की एप्लीकेशन डालें। अगर आप इंजंक्शन की एप्लीकेशन डालेंगे, आपका जुडिशल रिव्यू पेंडिंग है, इंटरिम एप्लीकेशन डालें, कोर्ट को ये बताएं कि क्या रीजंस है कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको डिपोर्ट किया जाए। तो अगर हाई कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर कर लेती है, आपके सर्कमस्टांसिस को एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर आपको इंजंक्शन ग्रांट अगर वो कर दे तो उसकी बेसिस पे फिर वो आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते और फिर आप सेफ हो जाएंगे। जब तक आपका केस चलेगा, जब तक आपको अगर जस्टिस मिल जाता है तो फिर आपको लीव टू रिमेन इन दिस कंट्री मिल जाएगा, वो आपको डिपोर्ट नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे को बहन या भाई कौन नेक्स्ट कॉलर है? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम वकास है, मैं बर्मिंघम से बात कर रहा हूँ। जी क्या सवाल क्या है आपका? जी सवाल ये है, बेसिकली मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई है वो इस तरह की कुछ हुई है कि 2010 में आया था मैं इंग्लैंड में। जी।
तो मेरी शादी हुई थी, मेरा एक बेटा है, ठीक है। तो जो इन लोगों ने मुझ पे 7 सौ के से जेल करवा दी, तो 18 महीने की जेल हुई मुझे। उसके बाद इमिग्रेशन से होते हुए अब मैं बाहर आया। अब चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्ट किए हुए थे तो बच्चा लेके वो हाइड हो चुकी थी, ठीक है। अब भी जो से मैंने किया हुआ है कुछ ऐसे कि लंदन हाई कोर्ट से मैंने जिनसे लिया है, उनके खिलाफ जिनसे के चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर लिए हैं, जिससे उसकी मेरी वाइफ की और मेरे बच्चे के दोनों के पासपोर्ट जिनसे ब्रिटिश से जब्त कर दिए गए हैं। तो अभी आपके पास जो है वो चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मौजूद है, उसकी बेसिस पे क्या आपने अपना नहीं, अभी मेरे पास चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर नहीं है। राइट। तो मैं स्टिल इसी चीज के लिए जिनसे अप्लाई कर रहा हूँ और होम ऑफिस जिनसे वो साइनिंग के लिए भी जा रहा हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि ये प्रोसेस कहाँ तक जा सकता है? या देखिए, इसमें आपकी 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पर ऑलरेडी आपकी कोई लीगल बेसिस नहीं है, और दूसरी बात ये है कि आपकी वाइफ जो है वो भी आपका इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रही, वो भी डिसअपियर हो गई हैं। अब आपके पास ओनली जो एक ही चीज़ है वो ये है कि आपका बच्चा, आप अपने बच्चे के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं कि आप उनको मिल सके, क्योंकि वो आपका चाइल्ड है। अब डिपेंड करता है कि बर्थ सर्टिफिकेट पे आपका नाम लिखा है या नहीं लिखा, आपने डीएनए सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है या नहीं लिया। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक चीज़ है, उसकी बेसिस पे आप अपना दोबारा से कॉन्टैक्ट ऑर्डर कोर्ट में अप्लाई करते हैं और वो सारा प्रोसेस चलता है, तो उसकी बेसिस पे आपकी कोई एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप चाइल्ड के फादर हैं और आपको फैमिली लाइफ में उससे रिमूव नहीं किया जाना चाहिए जब तक ये नए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। उससे पहले आपका ये राइट बनता है कि आप यहाँ पर अपने बच्चे की बेसिस पे एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स ग्राउंड पे कर सकें। ठीक है जी? जी। बेसिकली प्रॉब्लम जो सी बन रही है वो मेरे लिए यही बन रही है कि मैं ट्राई जो कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन वो स्टिल जो कोर्ट को अटेंड नहीं कर रही है। बाकी और मेरे लिए कोई मसला नहीं बना हुआ। आप ऐसे करें, मेरा आपको ये मशवरा है कि आप कोई अच्छा सा वकील करें, और अगर कोई वकील प्रॉपर एप्लीकेशन डालेंगे तो इस तरह से कैसे हो सकता है कि आपकी चाइल्ड कॉन्टैक्ट ऑर्डर की एप्लीकेशन हो और वो कंसीडर ना की जा सके। जब आपके पास लीगल बेसिस मौजूद हैं तो बिल्कुल उसका कोई ना कोई आउटकम आएगा, उसका कोई ना कोई उसकी रिपोर्ट बैक आएगी, वो केस आगे चलेगा, उसका आपका किसी ना किसी तरफ से केस लगेगा। तो बेहतर है कि आप किसी अच्छे से वकील से मशवरा करें और आप अपना केस दोबारा उसको लॉन्च करें। बहुत शुक्रिया। मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लेकर हमें बाद में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू जी। तो शाजिया बीबी, इख्तितामी लम्हात हैं। प्रोड्यूसर साहब बार बार मेरे कान में खुजली सी हो रही है, मुझे बार बार हुक्म दिया जा रहा है कि वक्त बड़ा करीब आन पहुंचा है। तो आप अपने नाजरीन के लिए इस मौके पे क्या कहना चाहेंगी? आप आखिर में अपना क्या पैगाम देना चाहेंगी इन रिलेशन टू फैमिली लॉ और इन रिलेशन टू इमिग्रेशन लॉ? नाजरीन को मेरा यही मैसेज है कि बहुत सारे मसाइल जो उनकी फ़ैमिली से मुतल्लिक है, अपनी फ़ैमिली के मसाइल को और अपने इमिग्रेशन मसाइल को अलहदा मत समझें। बाज़ औक़ात आप एक प्रोसेस में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपके दूसरे प्रोसेस में वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल हो सकती है या इस्तेमाल होती है, जिससे आपके जो क्रेडिबिलिटी चैलेंज होती है। आपको चाहिए कि प्रॉपर तरीके से आप उनको इंटरलिंक्ड करें और अपने एप्लीकेशंस को प्रॉपर तरीके से आप ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे आगे लेकर चलें। अगर कानून चेंज हो भी जाए, आपका ह्यूमन राइट्स केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। आपको आपका एप्लीकेशन फर्स्ट बेसिस पे ही आपका एक्सेप्ट हो सकता है। अपील को अगर आप ना भी सोचें, अगर जुडिशियल रिव्यू को ना भी सोचें, अगर आप राइट पे हैं और आपकी लीगल बेसिस कवर हैं, आपके लीगल प्रिंसिपल्स कवर हैं, तो अगर प्रॉपर तरीके से आपका केस गया हुआ है, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलोअप किया जा रहा है, तो मैं नहीं समझती हूँ कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल ना हो। आप इन चीज़ों को केयरफुली अपना कंसिडर करें, अपने राइट को प्रोटेक्ट करें, लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करें, फैमिली राइट्स को प्रोटेक्ट करें, और उसकी बेसिस पे आप अपने यहाँ पर एप्लीकेशंस प्रॉपर तरीके से इमिग्रेशन की एप्लीकेशन करें। जी, तो मैं नाजरीन इस मौके पे आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका अगर कोई भी इस किस्म का मसला है जिसका ताल्लुक इमिग्रेशन के साथ है या यूरोपियन रेगुलेशन के साथ है या फैमिली लॉ के साथ है या दीगर अगर कोई डोमेस्टिक मसाइल हैं आपके, उस सिलसिले में अगर आप कोई कंसल्टेशन करना चाहें
तो आप प्रीमियम लॉ को डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम फिर दोबारा अगले प्रोग्राम में आपका होस्ट हाज़िर होगा अगले जुमरात को शाम 6 बजे दोबारा प्रीमियम लॉ विद शाज़िया अंजुम के साथ। इस मौके पे आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं।